जिस माँ ने छठ के घाट पर खड़े होकर सूरज से बस एक ही दुआ मांगी है, मेरे बच्चे की मेहनत रंग लाए, इस बार उसका नाम भी सूची में आए। वो माँ जो भूखी रहकर भी मुस्कुराती है, अपनी पूजा और श्रद्धा से तुम्हारे सिलेक्शन की आस लगाती है। तो थकान चाहे जितनी भी हो मेरे भाई, आपकी माँ का है ये विश्वास, बस थोड़ा और कर ले मेहनत, कि जीत है तेरे पास। नमस्कार साथियों, मैं अंशु आपकी रीजनिंग एजुकेटर एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम जानेंगे बीपीएससी एईडीओ के 60 डेज का रोड मैप। यानी कि अब से लेकर जनवरी तक, ठीक है, हम जनवरी को टारगेट मान रहे हैं क्योंकि टेंटेटिव जो आपका कैलेंडर आया है उसमें जो जनवरी है आपके एईडीओ एग्जाम की डेट दी गई है। तो अब से लेकर जनवरी तक कुल 60 दिन आपके पास है। इन 60 दिन में अभी तक भी आपने डेडिकेटेडली मेहनत नहीं की है, तो अभी ये भी काफी अच्छा खासा समय है, इसमें भी आप दिनों रात मेहनत करके, दिन रात एक करके सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, मैं तो एक ही बात कहती हूँ, दुनिया में जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना, वो आपकी माँ ही है। जैसे केजीएफ ने बोला था ना, केजीएफ मूवी में बोला था ना कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ है। मैं अपनी माँ को ही सबसे बड़ा मोटिवेशन मानती हूँ। अगर दुनिया में तुम्हें अपनी माँ को देख के मोटिवेशन नहीं मिला, तो दुनिया में कोई भी ऐसी सिंगल चीज नहीं जो मोटिवेट कर देगी। है ना प्यारे साथियों? तो माँ ने अपना कर्तव्य निभा दिया है, अब आपकी बारी है। आपकी माँ का जो छठ का व्रत था, वो तभी पूरा माना जाएगा जब आप अपनी मेहनत सिलेक्शन की लिस्ट में अपनी माँ को दिखा दोगे, है ना? तो सिलेक्शन कैसे लेना है, आइए जानते हैं इस बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ। देखिए, यहाँ पर कुछ मैंने आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनके हाइलाइट्स दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट है नो योर सिलेबस, यानी कि अब अगर आप डेडिकेटेडली मेहनत करना चाह रहे हैं, अगर आप एक डेडिकेटेड एस्पायरेंट है, अपने एग्जाम के प्रति बहुत ज्यादा आप निष्ठा, लगन और परिश्रम से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले चीज अपना सिलेबस तो पता होना ही होना चाहिए। एक मोटा मोटी तौर पर देख लिया जाए तो यहाँ पर लैंग्वेज के पेपर आपके होंगे हिंदी और इंग्लिश जिसमें आएगा, ठीक है, जीके जीएस जिसमें आप करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन सभी को टारगेट करेंगे। देन आपका सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पार्ट है, दैट इज जीए, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड। इसमें मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट जो है आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम को एनालिसिस किया जाए, बीपीएससी के हर एक एग्जाम्स को, आपने देखा होगा कि रीजनिंग का वेटेज अधिकतर ज्यादा ही रहता है अकॉर्डिंग टू मैथ्स, है ना? तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप अपने स्कोर को एकदम बूस्ट भी कर सकते हैं। आप फुल में से फुल मार्क्स भी वहां ला सकते हैं, है ना? मतलब जीके जीएस नहीं है ये कि नंबर कट जाएंगे, कुछ तुक्काबाजी हो जाएगी ना भाई। उधर तो जो क्वेश्चन सही है उसका राइट आंसर ही आएगा, जो गलत है उसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है मेरे भाई, है ना? तो रीजनिंग आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट साबित हो सकता है। और मैं अंशु आपकी रीजनिंग एजुकेटर ही हूँ। डेली शाम को 4 बजे आपकी लाइव क्लासेस भी चल रही है, जिनमें आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो है मैं आप लोगों के लिए वहां पर लेकर आती हूँ। चलिए, अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात, अच्छा, सिलेबस में ये भी चीज आपको पता होगी, जो लैंग्वेज का पेपर है आपका, 100 मार्क्स की यहाँ पर भी है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, 100 मार्क्स का है। इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा, जिसमें से 70 नंबर की आपकी हिंदी रहेगी, 30 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा। 30% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यानी कि हिंदी में अगर आप 21 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, इंग्लिश में 9 नंबर में। जीके जीएस आपका 100 मार्क्स का रहेगा, और जनरल एप्टीट्यूड बात करूं तो ये भी 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है। वैसे हम लोग 50-50 लेकर चल रहे हैं कि 50 का रीजनिंग और 50 का मैथ्स। बट जैसा कि अभी अभी आपने बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार में जो है रीजनिंग का बोलबाला थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, ठीक है, रीजनिंग थोड़ा सा ट्रेंड में चल रही है, तो रीजनिंग पे थोड़ा सा स्पेशल फोकस रखना है आप लोगों को। अब देखो, एक बात और होती है, रीजनिंग में आप लोग स्कोर कैसे ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आपने जीके जीएस पढ़ा है, ठीक है, जिंदगी में कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपको मैथ्स अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो वहां पर आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, उस एरिया पर आपको ज्यादा फोकस, ज्यादा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। लेकिन रीजनिंग क्या है, वहां पर आप जैसे आपने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, एक टॉपिक पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, और उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन लगा लिए, आपको रीजनिंग में फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर ना भी पढ़ते हैं ना तो भी कवर कर ले जाएंगे, बट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और ना पढ़ने वाले बच्चे, भाई उनमें भी अंतर है। उनमें अंतर कैसे हो जाता है, भाई जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने कहीं से भी रीजनिंग पढ़ा है, XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, या किसी भी बैच से, उनके साथ में प्लस पॉइंट ये होता है कि उन्हें रीजनिंग की सारी बारीकियां पता होती हैं, सारी शॉर्ट अप्रोच पता होती हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स पता होती हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना,
तो शॉर्ट ट्रिक्स का आविष्कार भी वहीं से होता है। आपका बेसिक एकदम क्लियर है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वहां से आप शॉर्टकट अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो सब पता होते हैं आपको, फॉर्मूलाज जो होते हैं वो सब पता होते हैं। तो पढ़ने में और बिना पढ़े रीजनिंग, पढ़ के रीजनिंग अटेम्प्ट करने में, बिना पढ़े रीजनिंग अटेम्प्ट करने में जमीन आसमान का अंतर है। बस यही छोटी छोटी सी चीजें जो है आपको क्या सिलेक्शन से दूर ले जाती हैं। ठीक है, अगर आप कहीं से भी रैंडम प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, कोई भी बुक उठाई आपने बस पढ़ना, टिक मारना शुरू कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन आ गया कोडिंग डिकोडिंग का, जैसे तैसे करने करके आपके दिमाग में एक लॉजिक क्रिएट हो गया, आपने उसको सॉल्व कर लिया, टाइम लग गया 10 से 5 मिनट, उस टाइम पर आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये आपको सिलेक्शन से कई ज्यादा गुना पीछे कर देता है। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अब एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्योंकि अब समय वो नहीं बचा है कि आप वेस्ट कर लो उसे, है ना। उतना टाइम नहीं है आपके पास, सफिशिएंट लिमिटेड टाइम है, उसका बिल्कुल भरपूर आपको फायदा उठाना है। ठीक है, तो चलिए आगे की बात की जाए। आगे की बात की जाए, सिलेबस के बारे में आप जान चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैंने डे वाइज आपका जो है एक एक स्लॉट बनाया है कि 1 से लेकर 25 दिन में, अगर आपने शुरू से अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप कैसे कैसे पूरे 60 दिन में अपनी प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत के जो 25 दिन है, इनमें आपको क्या करना है, स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन, यानी कि आपका जो बेसिक है, जो आपकी नींव है, उसको मजबूत करना है। अपने सिलेबस के बारे में जाना, अब हर एक टॉपिक को उठाते जाओ। जैसे कि रीजनिंग में मैं मान के चलती हूँ 15 से 20 टॉपिक्स रहेंगे आपके पास, हर एक टॉपिक में। अच्छा, टाइम का भी आपको क्या डिवीजन कर देना है। दिन में 24 घंटे होते हैं ना, मैं ये दिन के 24 घंटे की कहानी एक बार और भी पहले आपको सुना चुकी हूँ। इसमें से 8 घंटे सो लेना, ठीक है, वरना आपकी स्लीपिंग ब्यूटी जो है खत्म हो जाएगी, और सुंदर नहीं लगोगे तो शादी नहीं होगी। और जबकि गलत फहमी है तुम्हारी, आजकल सुंदरता देख के शादी नहीं होती, आजकल सरकारी नौकरी देख के शादी होती है मेरे भाई। तो 8 घंटे सो लेना तुम फिर भी, ठीक है। 2 से 4 घंटे तुम निकाल देना अपने किसमें, खाने पीने में, जो तुम्हारा रूटीन होता है पूरे दिन के लिए बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि तुम बस सुबह के 4 घंटे निकाल दे रहे हो खाने में, सोने में, ठीक है, नहाने धोने में, ब्रश करने में। ऐसा नहीं है, ये पूरे ओवरऑल एक दिन के लिए 4 घंटे है। तीनों टाइम का खाना इंक्लूड होगा इसमें, तुम्हारा नहाना धोना ब्रश करना हर एक चीज, ठीक है, वो इसी में इंक्लूडेड होगा। तो 8 और 4 12 घंटे आपके माइनस हो गए 24 में से। अब कितने, 12 घंटे बचे आपके पास। सब्जेक्ट कितने हैं, घंटे 12 हैं, सब्जेक्ट कितने हैं, मैथ्स रीजनिंग आपका जीके जीएस, ठीक है, उसका पोर्शन काफी बड़ा रहता है, साथ ही साथ आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पर आपसे कहूंगी कि अब देखो लैंग्वेज को भी पढ़ने का थोड़ा थोड़ा समय है। या तो आप यूं कर सकते हैं कि क्वालिफाइंग है तो आप लास्ट 1 मंथ जो है लैंग्वेज को दे सकते हैं, और आप चाहें तो अभी से डेली 2 घंटा लैंग्वेज को दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक साथ प्रेशर झेलना चाहते हैं या धीरे धीरे उस प्रेशर को डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, 1 से 2 घंटा आप लैंग्वेज को दे दो। इसके अलावा, ठीक है, 12 घंटे हैं आपके पास पूरे, अभी अभी भी 10 घंटे बचे हैं। 10 घंटे में से 6 घंटे, या तो यूं कहें चलो 5 घंटे ले लो, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इसके बाद आपका बिहार स्पेशल और करंट अफेयर। ये 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो चलो यहाँ पर 6 घंटे ले लो, ऐसे करके चलो कि एक दिन आप 6 घंटे ले लो, एक दिन 5 घंटे। वैसे मेरे हिसाब से 5 घंटे यहाँ पर इस टॉपिक के, इस सब्जेक्ट के लिए, जीके जीएस के लिए 5 घंटे आपको सफिशियंट होने चाहिए, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग ज्यादा आपका पार्ट कवर कर रहा है, तो वहां आपको ज्यादा टाइम देना ही देना पड़ेगा। आप अगर देना नहीं चाहते हैं तो भी आपको देना पड़ेगा, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो 5 घंटे इधर आप दे सकते हैं जीके जीएस के लिए, 5 घंटे आप किसके लिए, जीके जीएस के लिए दे सकते हैं। यहाँ पर अब आप कहेंगे मैम सब्जेक्ट 6 घंटे 5, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से ऑल्टरनेट रख सकते हैं कि एक दिन हिस्ट्री पढ़ ली, एक दिन जियोग्राफी पढ़ ली, एक दिन पॉलिटी पढ़ लिया, एक दिन इकोनॉमिक्स, इस तरीके से ऑल्टरनेट आप ले सकते हैं। फिर बचे आपके पास 5 घंटे, बचे आपके पास क्या, 5 घंटे, या फिर यहाँ से आप 1 घंटा डिडक्ट कर सकते हैं। जैसे एक दिन इंग्लिश पढ़ लिया, एक दिन हिंदी पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ पर आप 1 घंटा कर सकते हैं, 1 घंटा यहाँ से उठा लो, 6 घंटे इधर कर लो। अब 5 घंटे इधर बच रहे हैं आपके पास, ठीक है, 5 घंटे इधर बचे हैं, तो इन 5 घंटों में आपको मैथ्स और रीजनिंग करना है, यानी कि 2.5 घंटा मैथ का, 2.5 घंटा आपका रीजनिंग। इन 2.5 घंटे में आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको यहाँ पर अब कैसे अपनी तैयारी करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे इस टाइम को मैनेज करते हुए कवर करना है। देखो जीके जीएस की तैयारी कैसे करनी है वो आपको जीके जीएस के सर बताएंगे, करंट अफेयर वाले सर करंट अफेयर का। मैं यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग का आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आपने करना क्या है,
मैथ्स और रीजनिंग का जो आपको ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है ना, उसमें सात आठ टॉपिक हैं सिर्फ। लेकिन सिर्फ 7-8 टॉपिक पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एनालिसिस करना है कि जो बीपीएससी के क्वेश्चन पूछने का अप्रोच है, किन किन टॉपिक से वो क्वेश्चन उठाता है, साथ ही साथ लेवल क्या रहता है, वो सभी चीजें जाननी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो टॉपिक कवर करे जाएंगे वो जो सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए हैं वही टॉपिक नहीं होंगे, उनके अलावा भी कुछ उनसे कनेक्टेड टॉपिक होंगे। ठीक है, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियसली। सेम रीजनिंग का भी यही कहानी आपके सामने रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एएसओ का एग्जाम भी आपका हुआ था, वहां से आपको समझने में आ गया होगा कि किन किन टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स का एग्जाम था, वहां पर से भी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे कि बीपीएससी जो है, जो आपका आयोग है, वो किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो उन उन टॉपिक्स को पहले जैसे डे 1 में आपने कवर कर लिया अपना कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, डे 2 में आपने सीरीज कवर कर लिया। सीरीज के अंतर्गत आपके नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, रिपीटेड सीरीज तीनों आ जाएंगे और तीनों से ही क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद थर्ड नंबर पर आपने क्या कवर कर लिया, एनालॉगी कवर कर लिया। अच्छा खासा यहाँ पर वेटेज एनालॉगी और क्लासिफिकेशन दोनों ही टॉपिक रखते हैं। और तीसरा दिन क्यों भाई, तीसरे दिन में आप एनालॉगी और क्लासिफिकेशन दोनों टॉपिक कवर कर सकते हो मेरे भाई। यहाँ पर खेल सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन का है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो पा रहे हैं। ठीक है, कितनी चीजें आपको ज्यादा पता है, क्योंकि ये दो टॉपिक ऐसे हैं इसमें आपका जीके जीएस का पार्ट भी कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा 20 दिन तक आपको एक सिनेरियो बनाना है, आपको एक टॉपिक पकड़ना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और उस कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनसे रिलेटेड रिलेटेड 6-7 क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट के 6-7 क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट के 6-7 क्वेश्चन, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको मैथ्स में करना है। ऐसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, उसमें डिविजिबिलिटी रूल का हो गया, एक आपका यूनिट डिजिट का हो गया, मतलब ऐसे करके 4-5 कॉन्सेप्ट बनेंगे आपके। उन सभी कॉन्सेप्ट के 4-5 क्वेश्चन लगाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो ये 2-2 घंटे का स्लॉट हो गया आपका पूरा। अब बचा क्या, आधा आधा घंटा और बचा है, अभी 2.5 घंटे का स्लॉट बताया था मैंने। उसमें आपको क्या, पूरे ओवरऑल टॉपिक के कुछ 10-15 क्वेश्चन लेके उन आधे घंटे में जल्दी जल्दी से लगा देने हैं। पहली बात ये कि 2 घंटे तक आपको पूरा डेप्थ में जाके पढ़ना है, हर एक कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, फिर लास्ट आधे घंटे में क्या, पूरे ओवरऑल चैप्टर को समराइज कर लेना है। क्लियर, तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को आपको कवर करना है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह वगैरह जो भी है सभी को कवर करना है। ठीक, इसके आगे आ जाइए। आपका तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट, डे 25 to 45। अब 25वें दिन से लेकर 45वें दिन तक आपको क्या करना है, अब आपके सभी टॉपिक वाइज जो है हर एक सब्जेक्ट की कमांड बन चुकी है, आप लोग अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उनको आप जो है एनालिसिस कर चुके हैं, जो बीपीएससी में पहले पूछे गए। ठीक है, अब उन्हीं सब के आधार पर अब आपको करनी है 20 दिन तक लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक कोई भी पर्टिकुलर किताब, ठीक है, अच्छी सी रिनाउंड ऑथर की आप किसी की भी बुक ले लीजिए, वहां से अब आपको लगाने हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कि ये टॉपिक पढ़ा, इसके हमने 50 से 60 क्वेश्चन कर लिए, फिर अगला टॉपिक पकड़ा, उसके 50 से 60 कर लिए, फिर धीरे धीरे आपके टॉपिक वाइज पकड़ बनने लगे तो आपको करनी है मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस में आपकी टॉपिक वाइज और मिक्स्ड दोनों जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टॉपिक वाइज करे जा रहे हैं, आपसे बनना है, लेकिन मिक्स क्वेश्चन जब आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में खिचड़ी बन जा रही है, आपसे कुछ बन ही नहीं पा रहा, आपको लॉजिक ही याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हर तरीके की प्रैक्टिस आपको लेके चलनी है। ठीक, अब यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से करनी है, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस क्या होती है, खुद को मतलब खुद की कमियों को पता लगाना। ठीक है, अब जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तब भी आपको सेम काम करना है, जब आप मॉक लगाएंगे तब भी आपको सेम काम करना है। आपको अपनी एक कॉपी बना लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए रीजनिंग के लिए यहाँ पर एक सेक्शन बनाया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ सेक्शन बना लेने हैं, जैसे कि कितने क्वेश्चन टोटल थे, कितने क्वेश्चन आपके टोटल थे जो आज के दिन में आपने किए। ठीक है, उन टोटल क्वेश्चंस में से कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत किए, कितने आपने स्किप कर दिए। ठीक है, तो रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन टोटल रहने चाहिए एक दिन में, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करने ही करने हैं। अब मान के चलो आपने 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट उठाया, उसमें से आपने सही गलत कर दिए 5 क्वेश्चन, सही किए आपने 40 क्वेश्चन और 5 आपने स्किप कर दिए। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ से एनालिसिस आपको शुरू करना है कि जो सही क्वेश्चन थे, सॉरी जो गलत क्वेश्चन किए हैं आपने,
वो किन किन टॉपिक्स में से गलत हुए हैं, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन आपने गलत किए। सबसे पहले उन टॉपिक्स का नाम लिख लीजिए। टॉपिक्स का नाम लिखने के बाद उस कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि कौन सा कॉन्सेप्ट था भाई। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग और आपका क्या, सब्सटीट्यूशनल कोडिंग। इसके अलावा आजकल न्यू पैटर्न कोडिंग भी चल गई है, तो 4 टाइप आपके बनते हैं। अब इन चारों टाइप में से आपने जो गड़बड़ की है वो किस टाइप में की है, तो यहाँ पर टॉपिक लिखो, साथ ही साथ जिस टाइप में से आपने गड़बड़ की है उस टाइप का नाम लिख लो। ठीक है, जैसे डायरेक्शन में भी काफी सारे आपके टाइप बनते हैं, जैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करने वाला, डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला, आपका मिनिमम डिस्टेंस वाला, आपका रिस्पेक्टेड डायरेक्शन वाला जो है वो टाइप बनता है, और आपका डायरेक्शन सफलिंग वाला एक टाइप बनता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज कैटेगराइज कर लेनी है कि आप किस टाइप में से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। जैसे डाइस को पकड़ा, ओपन डाइस होता है, क्लोज डाइस होता है, कुछ लोगों से ओपन डाइस तो बन जाता है बट क्लोज नहीं बन पाता है। तो ये सभी अपने वीक एरियाज आपको लिखते हुए चलना है, ये सभी वीक एरियाज आपको लिखते हुए चलना है। और सिर्फ लिखना नहीं है, जब आप टेस्ट को कंप्लीट कर लेना तो उन वीक एरियाज के जो भी छूटे हुए पार्ट हैं उनको री रिवाइज करना है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि जब तक आप इनको स्किप करते जाएंगे तो एग्जाम में भी स्किप करके ही आ जाएंगे। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि अभी जो स्किप हो रहा है वो अगले टेस्ट में स्किप ना हो पाए या तो एग्जाम सेंटर में स्किप ना हो पाए, तो उसके लिए आपको अपनी गलतियों पर प्रॉपर ध्यान देना होगा। अगर आपने गलती पकड़ ली है तो अब उस गलती को दोहराने की बजाय उस चीज को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आगे के प्रैक्टिस सेट में आप वो गलती कर ही ना पाओ, है ना। तो इस तरीके से सेल्फ एनालिसिस करनी है, अपनी एक प्रॉपर नोटबुक बना लेनी है जिसमें अपनी हर एक गलतियों को लिखते हुए चलना है। जैसे यहाँ लिखा है, अब यहाँ पर फाइनल रिवीजन का टाइम आ गया। फाइनल रिवीजन एंड टेस्टिंग ये आपका डे 45 से लेकर 60th डे तक के लिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या करना है। आफ्टर नोइंग योर वीक एरियाज, री रिवाइज द टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट। आपको जब वीक एरिया पता चल जाए, ये लास्ट के 15 दिन के लिए बता रही हूँ, सबसे पहला काम आपको क्या करना था वो आप री रिवाइज तो आप जब भी कर लेंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक फाइनल टच देना है अपनी तैयारियों को। तो यहाँ आपको सबसे पहले फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं है, लिखा है स्टार्ट अटेम्प्टिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सबसे पहला काम यही होना चाहिए आपका लास्ट के 15 दिनों में। फुल लेंथ मॉक टेस्ट क्या होता है, जैसा कि एग्जाम आ रहा है वैसा ही सेम मॉक लगाना है आपको। पता चले एग्जाम हो रहा है 6 घंटे का, आपको वहां बैठने की शक्ति ही नहीं है, आप बैठ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे प्रॉपर बैठने की आदत डालो। कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, कौन सा पोर्शन पहले करना है, क्या हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं जिन्हें हम जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हमसे जल्दी जल्दी बन जाते हैं वो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देते हैं। तो एग्जाम सेंटर में नर्वसनेस और जो प्रेशर आ रहा होता है ना वो कम हो जाता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला एरिया पकड़ के अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करना। तो सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग वाला पॉइंट ही, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वहीं से शुरुआत कर देना। जैसे कि आप मैथ्स पढ़ने, मैथ्स के क्वेश्चन लगाने को बैठे, अपना एक आपके सामने पहला ही प्रश्न ऐसे टॉपिक से आ गया जो आपको जिंदगी में कभी नहीं आता था, या एक ऐसा उभरता हुआ क्वेश्चन आपने देख लिया जो आपने कभी देखा ही नहीं था, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं से गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप एक इजी क्वेश्चन पर जाएंगे ना, उसको बना लेंगे, 2-4 इजी इजी बना लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको फिर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। देन आप जो आपको नहीं भी आ रहा होगा ना वो भी डेफिनेटली कर ले जाएंगे। ऐसा होता है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है हमें चीजें आ रही होती हैं बट घबराहट की वजह से दिमाग हमारा वो चीजों को स्किप कर जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, फुल लेंथ मॉक डेली आपको लगाना है, लगातार 15 दिनों तक बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर भी अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को फिल्टर करते हुए चलना है, उन पर ध्यान देना है, री रिवाइज कर लेनी है सारी चीजें जो भी जीके जीएस में आपने पढ़ा है, या मैथ्स और रीजनिंग के जो भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलेज हैं, उन सभी को री रिवाइज कर लेना है, ठीक है। मेक शार्प योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, ये सभी को चीजों को अब मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ अच्छे से। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, अब ये सारी स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की, ठीक है, ये सारी स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन अब आपके मन में डाउट है कि मैम हम यहाँ से कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें, कैसे आगे बढ़े, नहीं समझ में आ रहा है, एक प्रॉपर हमें बुक गाइड कर दीजिए या प्रॉपर हमें कुछ चीज़ ऐसी बता दीजिए, ऐसा वीडियो बता दीजिए जिससे हम अपनी तैयारियों को मजबूत कर सकें। तो भैया आपकी तैयारियों को, आपकी ये जो लास्ट 60 डेज बचे हैं, इस 60 डेज के सफर को बिल्कुल सफलता तक पहुंचाने के लिए बीपीएससी स्टडी आईक्यू आपके लिए बीपीएससी एईडीओ का लाइव बैच 3 लेकर आया है। भाई 2 बैचेस हमारे ऑलरेडी जा चुके हैं फुल होके, तो आप लोगों की डिमांड पर यहाँ पर हम लोग लाइव बैच 3 लेकर आए हैं।
जिसमें बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज के द्वारा जो है आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपका पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा, ठीक है, पूरा सिलेबस जो है वो कराया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी फ्री में जो है यहाँ इंक्लूड की जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है बाकी इंस्टीट्यूट्स पर क्या होता है, कोर्स अलग ले लो, सीरीज अलग ले लो, 1000 का कोर्स दे रहे हैं, 1200 की सीरीज दे रहे हैं, बात तो वही पड़ती है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपको कोर्स के साथ में, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कोर्स के रेट्स मैम बहुत हाई है, बट यहाँ पर कोर्स के साथ में आपको एडिशनल कुछ चीजें मिल रही है, जैसे आपको फुल लेंथ सीरीज मिल जाएगी, आपको यहाँ पर मंथली जितने भी करंट अफेयर हैं उनकी मैगजीन फॉर्म में पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मॉड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर सेशन, ठीक है, स्पेशल फोकस ऑन बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स, ठीक, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स आप बिहार के एग्जाम में नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ पढ़ेंगे मेरे। क्रक्स लेक्चर नोट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि जो बैच है ना आपका, और यहाँ जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपको बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज का भी इशू नहीं होगा। 350 प्लस आवर्स की लाइव लेक्चर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ये कोर्स के आपके फीचर्स हैं। इसके अलावा हाई फोकस ऑन एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। बैलेंस बिटवीन जीएस एंड एप्टीट्यूड, यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट के बीच आपको एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जीएस जीएस पढ़े जा रहे हैं, आप सिर्फ मैथ्स मैथ्स पढ़े जा रहे हैं। भाई सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन तय नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट जीएस भी कवर कर रहा है, तो दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। हर एक चीज को, जैसे मैंने टाइम ड्यूरेशन आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको ये टाइम जीएस को देना है, ये टाइम मैथ्स को देना है, तो हर एक चीज के बीच में बैलेंस बनाते हुए अपनी तैयारियों को बेहतरीन दिशा में ले जाना है। तो इन सभी चीजों में स्टडी आईक्यू बिल्कुल आपके साथ डटा हुआ है, खड़ा हुआ है मैदान में, बस भरोसा बना के रखना है आपको, ठीक है। मल्टीपल टेस्ट आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस की आप लोगों की बड़ी डिमांड रहती है, मैम प्रैक्टिस कैसे की जाए, तो यहाँ ये एक बैच आपकी सभी समस्याओं का समाधान है, यहाँ पर सभी चीजों का सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके मन में ये भी सवाल होगा कि मैम बैच में एनरोल कैसे करना है। तो बैच में एनरोल करने के लिए देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पर, ठीक है, आप आ जाइए अपने स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप डालेंगे स्टडी आईक्यू, ये जो फर्स्ट वेबसाइट है www.studyIQ.com, यहाँ से आप आ जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको कैटेगरीज शो करेगा, तो आपको कैटेगरी में जाना है स्टेट पीसीएस पर। स्टेट पीसीएस के बाद आपने चले जाना है बिहार पर, ठीक है, आपकी हमारी सबकी आन बान जान शान सभी बिहार, ठीक है। बिहार पर जाने के बाद आपको बैच परचेज करना है बीपीएससी एईडीयू का, ठीक है, 5499 जिसकी कीमत दिखा रहा है, बट जैसे ही आप बाय नाउ पर जाएंगे आपको यहाँ पर जो है डिस्काउंट मिल जाए, और अगर आप देखो यहाँ पर आपको 1500 रुपए का डिस्काउंट मिला हुआ है, बट आप जब यहाँ पर अनु लाइव कोड करते हैं, जैसे ही आपने कोड लगाया अनु लाइव ANULIVE, तो यहाँ पर आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि जो बैच आपको 5499 में कर रहा था वो आपको 3499 में अब दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर अनलिमिटेड लाइव क्लास की एक्सेस जो है आपके पास रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि आज आप लाइव नहीं कर पाए तो वो अगले दिन क्लास ही नहीं मिलेगी, भाई सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी देखने के लिए। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपकी रहेंगी, 12 महीने तक जो है इस कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है। साथ ही साथ अगर आप इस कोर्स के और भी फीचर्स देखना चाहें तो यहाँ लिखा है 60 डेज लाइव क्लासेस, स्पेशल एम्फेसाइज ऑन बिहार स्पेसिफिक क्लासेस, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। एक्सेस लेक्चर पीपीटीज एंड नोट्स, यानी कि जो टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया है वो सभी लेक्चर्स के आपके पास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो होप सो ये सेशन आपको पसंद आया हो, ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की है ये आपके लास्ट 60 डेज के लिए रामबाण साबित हो, बिल्कुल ऐसा मैं चाहती हूँ, और आप लोग भी बिल्कुल दिल से मेहनत कीजिएगा। देखो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो दिल से करो, कहते हैं ना जान लगा दो या फिर जाने दो, तो इस कॉन्सेप्ट पे खड़े खड़े उतरो। अब दिन में कम से कम अपनी पढ़ाई के लिए 12 से 14 घंटे मानकर चलो कि इतने घंटे हमें देने ही देने हैं। अगर इससे कम टाइम आप दे रहे हैं तो भाई देख लेना, नहीं है बस ऐसे ऐसे तुम्हारी नदी में ऐसे ऐसे हो रही है, फिर पार लगने की कुछ गारंटी नहीं, क्योंकि 935 आपके पास पोस्ट है और फॉर्म लगभग लगभग 10 लाख भरे जा चुके हैं, ठीक है। अब इन 10 लाख में
आप अपने आप को 935 में देखते हैं या जो 935 के बाद जो बच्चे बचे हैं, उनमें देखते हैं? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना? तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जो 935 स्टूडेंट 935 पोस्ट है, मेरे सभी एस्पायरेंट्स उन्हीं में नज़र आएँ, ठीक है? चलिए फिर आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आप सभी से शाम 4 बजे रीजनिंग सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड